दोस्तों, क्राइम की ऐसी खौफनाक कहानी जिसके सुनने के बाद आपको भी अपने रिश्ते से भरोसा उठ जाएगा। आप भी अपने लोगों पर शक करने लगेंगे। दोस्तों, अपनी पत्नी के 70 टुकड़े करके अपने बच्चों के साथ प्लास्टिक बैग में लाश के टुकड़ों को भरकर फेंकने जाया करता था। इस सच्ची प्रेम कहानी और मर्डर मिस्ट्री कहानी की शुरुआत एक लड़का और एक लड़की के बेपनाह मोहब्बत से शुरू होकर लड़की के 70 टुकड़ों में कटी लाश पर जाकर खत्म होती है। इस लड़की के 70 टुकड़ों में काटने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि उस लड़की के बेपनाह मोहब्बत करने वाला लड़का उसका पति ही होता है, जिसके साथ उस लड़की ने जीने मरने की कसमें खाई थी। लेकिन शायद उसका प्यार कम पड़ने लगा और विश्वास की डोर टूट गया। फिर उसने ऐसा कदम उठाया कि अपने पत्नी के 70 टुकड़े करके ऐसे ठिकाने लगाया जिसके बारे में सुनकर आपका भी होश उड़ जाएगा। तो दोस्तों, आइए जानते ही सच्ची प्रेम कहानी कैसे बदल गई मर्डर मिस्ट्री कहानी में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित सिंह और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी की नई कहानी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, एक प्यार के रिश्ते में विश्वास बनाए रखने के लिए दो लोगों की आपसी भागीदारी बहुत जरूरी होती है। लेकिन उत्तराखंड में घटी इस घटना ने प्यार, विश्वास और रिश्तों को तार तार कर दिया। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत 10 फरवरी 1999 से होती है। ये वही दिन था जिस दिन दो प्यार करने वाले शादी के बंधन में बंधने वाले थे। लड़के का नाम राजेश गुलाटी और लड़की का नाम अनुपमा गुलाटी था। दोस्तों, ये शादी कोई अरेंज मैरिज नहीं बल्कि लव मैरिज था, क्योंकि दोनों एक दूसरे को 1992 से चाहते थे। शादी करने के बाद दोनों पति पत्नी ने फैसला किया कि वो कुछ समय बाद अमेरिका में शिफ्ट हो जाएंगे, और हुआ भी ऐसा ही। दरअसल राजेश अमेरिका की एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। दोनों अमेरिका में खुशहाल से जिंदगी के मजे ले रहे थे। लेकिन साल 2006 में एक ऐसा दिन आता है जो राजेश और अनुपमा की जिंदगी को दोगुनी खुशी से भर देता है, क्योंकि अनुपमा जुड़वे बच्चे को जन्म देती है जिसमें एक लड़का और एक लड़की होती है। और इस तरह 2006 में इनका परिवार कंप्लीट हो जाता है। कुछ साल अपने पत्नी और अपने दोनों बच्चों और सॉफ्टवेयर इंजीनियर के जॉब के साथ रहते रहते अब राजेश भारत आना चाहता था, क्योंकि वह अमेरिका के लाइफ स्टाइल से परेशान हो चुका था। कुछ समय बाद उसने अपनी जॉब से रिजाइन दे दिया और दिल्ली की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब लेकर अपने परिवार के साथ देहरादून में शिफ्ट हो गया। भले ही राजेश सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जॉब दिल्ली में कर रहा था, लेकिन वह देहरादून छावनी के प्रकाश नगर में 2 कमरों के मकान में अपने परिवार के साथ शिफ्ट हो चुका था। दोस्तों, किसी ने सच कहा है कि समय के साथ हर एक चीज खत्म हो जाता है। ठीक ऐसा ही इनके साथ भी हो रहा था। इनके बीच प्यार कम हो रहा था और धीरे धीरे झगड़े बढ़ते जा रहे थे। अक्सर इन दोनों के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर तू मैं और लड़ाई झगड़े होने लगे। इसके कारण इनके रिश्ता पहले जैसे नहीं थे, बल्कि दोनों के बीच मनमुटाव और रिश्तों में खटास आ चुका था। दोनों के बीच लड़ाई झगड़े का ऐसा माहौल लगभग 2 सालों तक चलता रहा। दोनों के बीच प्यार खत्म हो चुका था। शायद अब दोनों के रिश्ता भी खत्म होने के कगार पर आ चुका था। साल 2010 तारीख 17 अक्टूबर अचानक अनुपमा गुलाटी देहरादून से लापता हो गई। अनुपमा गुलाटी के लापता होने पर राजेश को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने अपने पत्नी के गायब होने पर भी ना तो उसने ढूंढने की कोशिश की और ना ही अनुपमा गुलाटी के गुमशुदा की रिपोर्ट उसने अपने नजदीकी थाने में दर्ज कराई। उस समय तक उन दोनों के बच्चे 4 साल के हो चुके थे और 4 साल के बच्चे अपनी मां को ना पाकर काफी रोने लगे। लेकिन अनुपमा गुलाटी कहाँ गई है? अनुपमा गुलाटी के बच्चे अपने पापा से रोज यही पूछते हैं कि मम्मी कहाँ गई है। लेकिन राजेश हर बार एक ही बात का जवाब देता कि तुम्हारी मम्मी नाना नानी के यहाँ दिल्ली गई है और वह कुछ समय बाद वापस लौट आएगी। लेकिन इस जवाब के पीछे सच्चाई कुछ और ही था। अनुपमा ना तो दिल्ली गई थी और ना ही कभी लौट कर आने वाली थी। दूसरी तरफ अनुपमा के माँ बाप भी अनुपमा को लेकर काफी परेशान रहने लगे और वे जब राजेश से पूछते कि अनुपमा कहाँ है तो राजेश का एक ही जवाब होता कि वे घर पर ही है, हमारी आपस में बातचीत नहीं हो रही है। हर बार एक ही जवाब सुनकर अनुपमा के माँ बाप भी परेशान हो चुके थे। लेकिन एक दिन अनुपमा के माँ बाप अपनी बेटी से बात करने की जिद करने लगे तो राजेश ने साफ साफ कह दिया कि हम दोनों का झगड़ा हुआ है और अनुपमा कहीं गई है, मुझे नहीं पता, और जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तो वह घर आ जाएगी, तब आप दोनों उससे बात कर लेना। इतना कहकर राजेश ने फोन रख दिया। राजेश की यह बात सुनकर अनुपमा के माँ बाप थोड़े निश्चित हो गए। उन्हें लगा कि पति पत्नी के बीच ऐसे झगड़े होते रहते हैं और अनुपमा अपने दोस्त या फिर करीबी रिश्तेदार के यहाँ गई होगी और गुस्सा शांत होने के बाद वह वापस आ जाएगी। लेकिन मामला कुछ और ही था। माँ बाप की यह उम्मीद काफी खतरनाक रूप लेने वाला था,
क्योंकि 1.5 महीने बीत गए थे, लेकिन अभी तक अनुपमा की कोई खबर नहीं मिल रही थी। अपनी बेटी के लिए परेशान हुए अनुपमा के माँ बाप का बेटा यानी अनुपमा का भाई सुजान कुमार प्रधान से ये सब कुछ देखा नहीं गया। अपनी बहन के बारे में सच्चाई जानने के लिए अपनी बहन के घर दिसंबर 2010 यानी अपनी बहन के गायब होने से 57 दिन के बाद पहुंचा और सुजान के सामने फिर वही सवाल थे, अनुपमा कहाँ है? और राजेश का जवाब था, मुझे नहीं पता कि अनुपमा कहाँ है। तो अब सुजान और अनुपमा के माँ बाप का बस एक ही सवाल था, अनुपमा कहाँ है? और दूसरी तरफ राजेश का जवाब था, मुझे नहीं पता। अब सुजान को दाल में कुछ काला लग रहा था और वह अपनी बहन को ढूंढने के लिए घर के अंदर जाने की कोशिश करने लगा और राजेश उसे रोकने लगा। राजेश की इस हरकत को देखकर सुजान को यह शक होने लगा कि जरूर अनुपमा को गायब करने के पीछे राजेश का ही हाथ है। अब सुजान के मन में हजारों सवाल थे, लेकिन सुजान के पास एक भी सवाल का जवाब नहीं था। सुजान माहौल को समझते हुए तुरंत वहां के नजदीकी छावनी के थाने में अपनी बहन का लापता होने का रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए निकल गया। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस एक टीम लेकर अनुपमा के लापता होने वाले केस के मेन सस्पेक्ट राजेश के घर पहुंचती है। अभी तक पुलिस को यही लग रहा था कि शायद अनुपमा को राजेश ने ही घर में बंद करके रखा है, लेकिन पुलिस का यह दावा गलत साबित हुआ, क्योंकि राजेश के 2 कमरे वाले घर के कोने कोने में तलाशी लेने के बाद पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। अब पुलिस के सामने भी एक ही सवाल था कि आखिर अनुपमा कहाँ है? क्या सच में अनुपमा के घर से गायब होने के कारण पति पत्नी के बीच झगड़ा है या फिर मामला कुछ और ही है? इन सब सवालों के बीच परेशान इन पुलिस वालों को राजेश के घर के कोने में एक ऐसी चीज दिखी जो शायद इस केस में एक नया मोड़ लेने वाला था। दरअसल राजेश के कमरे के कोने में बिल्कुल एक नया डीप फ्रीजर रखा हुआ था। पुलिस डीप फ्रीजर को देखकर यह सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर राजेश को डीप फ्रीजर की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इतने बड़े फ्रीजर के इस्तेमाल तो दुकानों में होता है। मामले की तह तक जाने के लिए जब पुलिस ने डीप फ्रीजर का दरवाजा उठाया तो पुलिस वालों को अपने आंखों पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि उस डीप फ्रीजर के अंदर ढेर सारी काली प्लास्टिक में कुछ रखा था जो जम के बिल्कुल पत्थर जैसा हो चुका था। पुलिस कांस्टेबल ने जब उन थैलियों को बाहर निकाला और उसे खोलकर देखा तो इसमें इंसानी मांस की कटी हुई लाश को देखकर पुलिस वालों के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। जब फ्रीजर में पड़े और भी काली पॉलीथीन के बैग को खोला गया तो सभी में इंसानी मांस के टुकड़े मिले। इस घटना को देखकर पुलिस वाले खुद हैरान और परेशान हो गए थे। पूरे इंसान को 70 टुकड़ों में काट कर अलग अलग प्लास्टिक बैग में भरा गया था। पुलिस इस हत्याकांड को देखकर काफी चौंक गई थी। पुलिस ने वहां पे पड़े तुरंत लाश के टुकड़े को अपने कब्जे में लिया और जरूरी सबूत इकट्ठा किया। अब तक पुलिस वाले के साथ साथ सुजान को भी यह समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी कि यह मांस के टुकड़े किसके हैं। तुरंत राजेश गुलाटी को हिरासत में लिया गया और थाने में पूछताछ के लिए हाजिर किया गया। अब राजेश गुलाटी समझ चुका था कि पुलिस के सामने सच उगलने में फायदा है, इसलिए पुलिस को अपने डंडे का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। राजेश ने अपनी पत्नी की हत्या की कहानी कहना शुरू किया। राजेश ने पुलिस को बयान देते हुए कहा कि शादी के कुछ समय बाद से ही उनके रिश्ते में दरार आना शुरू हो गए थे। देहरादून के 2 कमरे वाले घर में शिफ्ट होने के बाद उनके रिश्ते और भी ज्यादा खराब हो गए। उसने अमेरिका से नौकरी छोड़कर दिल्ली में नौकरी करने के पीछे भी चौंकाने वाला कारण बताया। दरअसल राजेश का कहना था कि अमेरिका में अनुपमा का चक्कर उसके दोस्त के साथ चल रहा था और एक समय बाद उसकी अफेयर की खबर जब राजेश को पता चल गई तो राजेश काफी ज्यादा परेशान रहने लगा, जिसके बाद राजेश ने यह फैसला किया कि वह अब देहरादून में रहेगा। राजेश ने अपने बयान में यह भी बताया कि अनुपमा को ऐसा लगता था कि मेरा अफेयर भी कोलकाता के किसी महिला के साथ चल रहा है। राजेश ने पुलिस के सामने यह कबूल किया कि उसका अफेयर कोलकाता के एक महिला के साथ था और अमेरिका से देहरादून आने के बाद उसने उस महिला के साथ शादी भी कर ली थी। इस बात से गुस्सा होकर अनुपमा देहरादून में महिला हिंसा विरोधी शाखा में अपने पति के खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराती है, जिसके बाद राजेश को हर महीने 20,000 रुपये अनुपमा को गुजारा भत्ता देना पड़ता था। लेकिन 20,000 गुजारा भत्ता देने के बाद भी राजेश की परेशानी कम नहीं हुई। अनुपमा राजेश से और ज़्यादा गुजारा भत्ता की मांग करने लगी। 17 अक्टूबर 2020 को इस बात को लेकर दोनों में हद से ज़्यादा झगड़ा शुरू हो गया और धीरे धीरे करके यह झगड़ा मारपीट का रूप ले लिया। अब राजेश और अनुपमा के बीच का प्यार इस कदर खराब हो चुका था कि दोनों एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहते थे।
इस मारपीट के दौरान राजेश ने अनुपमा को पीछे की तरफ धक्का दे दिया और अनुपमा अपना संतुलन खो बैठी और पीछे की तरफ गिर गई। उसका सर बेड के कोने से जा टकराया। चोट काफी गहरी थी, जिसके कारण वह तुरंत बेहोश हो गई। यह सब देखकर राजेश इतना डर गया कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब आगे क्या करे, क्योंकि उसने दूर से देखा तो ऐसा लग रहा था कि अनुपमा मर चुकी है। वह तुरंत दौड़कर अनुपमा के पास गया तो देखा कि अनुपमा की सांसें अभी भी चल रही है। अगर उसने अनुपमा को जिंदा छोड़ दिया तो वह दोबारा महिला हिंसा विरोधी शाखा में जाकर कंप्लेन करेगी, जिसके बाद राजेश को जेल भी जाना पड़ सकता है। यह सब सोचकर राजेश और भी ज्यादा डर गया। फिर उसने ऐसा करने का सोचा जिसे सुनकर प्यार, रिश्ते और विश्वास से आपका भरोसा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। क्योंकि राजेश अपने जुर्म को छुपाने के लिए एक और जुर्म करने को तैयार हो गया, क्योंकि वह अनुपमा की कहानी हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। वो भागकर पास के कमरे में गया और वहां से कुछ कपड़े के टुकड़े लेकर आया और बेहोशी की हालत में अनुपमा के मुंह और नाक में बुरे तरीके से कपड़े का टुकड़ा डाल दिया। बेहोशी के हालत में पड़ी अनुपमा राजेश के इस इरादे को रोकने में नाकामयाब रही और कुछ ही समय के अंदर सांस न लेने के कारण अनुपमा की मौत हो गई। और अब अनुपमा नाम की परेशानी राजेश की जिंदगी से हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। लेकिन जब अगले ही पल अनुपमा के मरे हुए डेड बॉडी की तरफ देखा तो उसको दूसरी परेशानी का ख्याल आया। वो परेशानी ये था कि उस लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए। लाश को ठिकाने लगाने के लिए राजेश ने एक ऐसा तरीका निकाला जो शायद मर्डर से भी ज्यादा खतरनाक था, जिसे करने के लिए इंसान के पास पत्थर का कलेजा होना चाहिए। पुलिस को बयान देते समय उसने बताया कि अनुपमा की डेड बॉडी को मसूरी के जंगल में फेंकना चाहता था, लेकिन ऐसा करना उसके लिए सही नहीं था, क्योंकि लाश को मसूरी के जंगल में ले जाने के दौरान यदि किसी ने उसे देख लिया तो उसका सारा राज खुल जाएगा। इसलिए उसने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। राजेश को अब तक समझ नहीं आ रहा था कि लाश के साथ क्या करे। कुछ दिनों तक अनुपमा की लाश के साथ 2 कमरे वाले उस घर में यही सोचता रह गया कि आखिर इस लाश को कैसे और कहां ठिकाने लगाए। अब 2 दिनों तक पड़े रहने के कारण अब अनुपमा की लाश में से बदबू आने लगी थी, जो राजेश के लिए उसकी जिंदगी का सबसे बड़ी परेशानी का कारण बनने वाला था। तब उसके मन में एक बात आई कि एक बार में तो पूरी लाश को ठिकाने नहीं लगाया जा सकता, इसलिए उसने लाश को छोटे छोटे टुकड़े में काटने का फैसला किया, जिसके बाद बड़े आसानी से लाश के टुकड़ों को पॉलीथिन में डालकर ठिकाने लगाया जा सकता था। इस घिनौनी हरकतों को अंजाम देने के लिए राजेश पूरी तरह से तैयार हो चुका था। वह तुरंत अपने पास के बाजार में गया। उसने काटने वाली ग्राइंडर मशीन और एक हथौड़ा और एक डीप फ्रीजर खरीद लाया। अनुपमा ने जिस इंसान को इतना प्यार किया, जिसके साथ मरने की कसमें खाई और 2 बच्चों के रूप में उसको इतना खुशियां देकर जिस पर विश्वास किया, आज वही इंसान उसकी सांसें छीनकर इलेक्ट्रिक ग्राइंडर मशीन से उसके टुकड़े करने लगा। राजेश का पूरा शरीर अनुपमा के खून के छींटे से लाल हो चुका था, लेकिन शायद पत्थर दिल इंसान का इंसानियत मर चुका था और वह बिना रुके लाश को काटता रहा जब तक लाश 70 टुकड़ों में नहीं कट गया। राजेश ने इन 70 टुकड़ों को थोड़ा थोड़ा करके काले पॉलीथिन में भरकर डीप फ्रीजर में डाल दिया। लाश के टुकड़े होने के बाद वह बड़ी आसानी से लाश को ठिकाने लगा सकता था। राजेश ने पुलिस को बताया कि उसने लाश को टुकड़े करके ठिकाने लगाने का आइडिया हॉलीवुड फिल्म द साइलेंस ऑफ द लेमेसन को देखकर मिला था। लाश के टुकड़ों से भरा पॉलीथिन बैग को वह एक एक करके मसूरी के जंगल में लेकर जाता और वहां बड़ी सावधानी से ठिकाने लगाकर वापस आ जाता था। लाश को ठिकाने लगाने के दौरान वह अपने बच्चे को भी साथ लेकर जाता था, लेकिन उन बेचारे मासूम बच्चों को क्या पता कि जिस माँ से मिलने के लिए रो रहे थे, उस माँ के शरीर के टुकड़े उसके पिता के हाथ में पड़े प्लास्टिक बैग में है। पुलिस को बयान देने के दौरान राजेश गुलाटी ने अपने द्वारा किए गए हत्याकांड को बड़ी आसानी से स्वीकार कर लिया। उसके बयान को देखकर ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसे अपनी पत्नी की हत्या करने का रत्ती भर भी पश्चाताप नहीं है, क्योंकि पुलिस के सवालों का जवाब वो बहुत ही बेपरवाही और बेफिक्री से दे रहा था। राजेश का मानना था कि उसने अनुपमा को अपने और अपने बच्चों के भलाई के लिए मारा। अगर उसका यह कांड नहीं पकड़ा जाता तो आज वह अपने बच्चों के साथ खुश होता। बाद में पुलिस ने भी और भी लाश के टुकड़ों से भरकर फेंके गए बैग को अलग अलग जगहों से बरामद कर लिया।
10 मार्च 2011 को पुलिस ने इस केस से जुड़ी चार्जशीट फाइल की और इस केस की सुनवाई करते हुए भारतीय न्यायालय ने सितंबर 2017 में राजेश पर 15 लाख का जुर्माना लगाते हुए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही न्यायालय ने यह आदेश जारी किया कि जुर्माने की राशि का 70,000 रुपये राज्य कोष को दे दिया जाए और बाकी के बचे हुए पैसे अनुपमा के दोनों बच्चों के बैंक अकाउंट में जाएगा और यह पैसा उनके बच्चों के देखभाल के लिए उपयोग किया जाएगा। सजा होने के 1 साल के अंदर ही राजेश ने न्यायालय के फैसले को चुनौती देने के लिए हाई कोर्ट तक पहुंच गया, जहां आज तक फैसला वहीं पड़ा है। तो दोस्तों, ये थी राजेश और अनुपमा की प्रेम कहानी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले बेल आइकन को दबा दें।